अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम में हमने वो जो है ROS की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ एन अनदर सब्सटेंस जो कि फेगोसाइटोसिस के दौरान जो है इनकी किलिंग करवाती। ठीक है, इनकी किलिंग करवाएगी। अब हम ये इसने प्रोड्यूस किस तरह होना है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम होता है, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होना है। ठीक है, और इसकी 3 तरह की फॉर्म होती है। एक होती है एनोथीलियल, एक होती है न्यूरोनल और एक होती है इंड्यूसिबल। जो एनोथीलियल नाइट्रिक सिंथेज है, ये ज़ाहिर सी बात है एनोथीलियल सेल्स से बनेगी। ठीक है, और इसने आगे ने इसने वेजो डायलेशन करा देनी है, वेजो डायलेशन करवा देनी है। ठीक है, और जो न्यूरोनल है वो न्यूरॉन से बनेगी और इसने आगे क्या कराना है, हमारा ये न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, सिंपल न्यूरो ट्रांसमीटर के रोल पे करना है। ठीक है, और जो इंड्यूसिबल होती है ये तब ही इंड्यूस होता है एंजाइम जब इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, बता साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस की वजह से इसकी इंड्यूसिबल होती है, ये इंड्यूस होती है एंड देन ये एक्टिव हो जाता है एंजाइम और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि ये है। ये कहाँ से बनेगी, आर्जिनिन से बनेगी। आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में भी कि आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होना है। अब इसने क्या करना है आगे, सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स जो कि फेगोसाइट ऑक्सीडेज से बन रहे थे उससे रिएक्शन करना है और परऑक्सीनाइट्राइड बनानी है। परऑक्सीनाइट्राइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, ये बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल है, जिस तरह पीछे OCl नेगेटिव था, ये चीज़ थी जिस तरह। अब इसमें ये भी एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ये चीज़ है और आपको बुक से दिखा देता हूँ क्या हो रहा है सारा कुछ। जिस तरह अब ये चीज़ है, ये आर्जिनिन है, इससे INOS से बना है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज़ द फेगो लाइसोसोम। ठीक है, अब इन NO आ गया और यहाँ से फेगोसाइट ऑक्सीडेज से ये ऑक्सीजन के थ्रू ROS यानी कि सुपर ऑक्साइड बन रहा है और दोनों मिल के ये चीज़ बनाते हैं पेरोक्सीनाइट्राइड और इससे ये माइक्रोब जो हमारा डेथ हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड। अब अगले हैं जी हमारे पास तीसरी चीज़, वो है ग्रैन्युलर एंजाइम्स। ये भी आपको पता है ग्रैन्युलर एंजाइम लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं। अब हम लाइसोसोम्स की बात करने लगे हैं। दो तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं, SSS मतलब है सेकेंडरी स्मॉलर एंड स्पेसिफिक। ठीक है, ये 3 तरह इसके नाम है, इसके यही आपने नाम याद करना है। अब इसमें होते क्या क्या चीज़ें हैं, बुक पे लिखा हुआ है। लाइसोजाइम है, कोलेजिनेज है, जेलेटिनेज है, हिस्टामिनेज है, प्लाज्मिनोजन है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है आपने अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एंड कोलेजिनेज की याद रखनी है कि ये दो चीज़ें जो हैं वो SS ग्रेन्यूल्स के अंदर होती हैं। दूसरी तरह के ग्रेन्यूल्स में प्राइमरी एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, इनके भी जो चीज़ें होती है वो आपने लाजमी याद रख लेनी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने पढ़ा था MPO होता है, माइलोपेरोक्सीडेजेज एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करा रहे थे, पीछे OCl नेगेटिव बनवा रहे थे। ठीक है, इसमें बस यही बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ग्रेन्यूल्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एज़ोरोफिलिक। इसमें जो चीज़ें होती हैं वो आपने देख लेनी है और इसमें क्या चीज़ें होती है वो आपने देख लेनी बस, और इसमें से आपने कुछ भी ऐसे याद नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक आपका फेगोसाइटोसिस एंड होता है। फेगोसाइटोसिस 3 तरह के थ्रू हो रहा था। अब हम बात करते हैं नेट्स की। व्हाट आर द नेट्स? न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स। इसमें होता क्या है, एक जनरल रूल आपको बता देता हूँ कि इसके अभी ये बनते कैसे नेट्स। ठीक है, पहले बता नेट्स होता क्या है। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स बाहर निकले हुए फिब्रिलर नेटवर्क होता है न्यूक्लियर क्रोमेटिन का। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलाई होते हैं, फिर उसके अंदर न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है। ठीक है, यहाँ पे सारा न्यूक्लियर क्रोमेटिन होगा, DNA वगैरह होगा, ये चीज़ होगी। न्यूक्लियोलाई के अंदर न्यूक्लियर क्रोमेटिन सारा सारा होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियर क्रोमेटिन होगा। ठीक है, जब ये बाहर आ जाएगा सेल से तो एक नेटवर्क टाइप बनेगा, यानी कि एक नेटवर्क टाइप होगा, एक्स्ट्रासेलुलर नेटवर्क होगा, फिब्रिलर नेटवर्क, उसको कहते हैं जी नेट कहते हैं उसको। ठीक है, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स। अभी बनते कैसे हैं कि ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन जब साइटोकाइंस और कीमोकाइंस आते हैं ना, तो न्यूट्रोफिल्स की हो जाती है एक्टिवेशन। न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, देन उनकी ये जो है उनकी किलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब कि उनकी डेथ होती है और वो सेल जो है सारा डाई कर देता है और अपना ये न्यूक्लियर मटेरियल बाहर रिलीज़ करता है। जब ये न्यूक्लियर मटेरियल इसका बाहर रिलीज़ हो जाएगा, देन इसका जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ना, क्रोमेटिन जो इसका नेटवर्क है वो सारा कैसे आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स आ जाएगा। तो इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल जो आएगा उसको नेट्स कहते हैं। ठीक है, ये इसका फंक्शन क्या है, इसके 2 काम हैं कि इसने क्या करने हैं। एक तो हमारे पास जो एंटी माइक्रोबियल चीज़ें हैं उसको कंसनट्रेट रखना है एक ही जगह पे, और दूसरा जो माइक्रोब्स हैं, एक तो इसने माइक्रोब्स को देखना है, माइक्रोब्स का क्या करना है, और एक होता है एंटी माइक्रोबियल जितने भी एजेंट्स हैं उनको देखना है। क्या करना है दोनों के साथ कि जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं ना उनको एक जगह पे कंसंट्रेशन करके रखनी है, और जो माइक्रोब्स हैं उनको भी उस जगह पे लेके आना है और वहाँ से उनको भागने नहीं देना। 2 काम हो गए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि उसी जगह पे एजेंट्स हैं एंटी माइक्रोबियल और उसी जगह पे माइक्रोब्स आके बैठ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में करीब करीब आएंगे और उनकी डेथ करना आसान हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको बुक से भी दिखाता हूँ। नेटियोसिस क्या होती है? नेटियोसिस डेथ ऑफ द न्यूट्रोफिल्स बाय फॉर्मिंग द नेट्स, कि ऐसा न्यूट्रोफिल जो नेट बनाते बनाते डेथ होगी, जिसकी ज़ाहिर सी बात है डेथ तो होनी ही है क्योंकि उसने
सारा न्यूक्लियर मटेरियल बाहर निकाल देना है और उसके मेम्ब्रेन टूटेगी और खुद उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसको कहते हैं नेटियोसिस। अब इसका रोल क्या है इन द ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा था इसका ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या रोल होता है। आपको पता है कि न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो अपने पास है वो मेड अप ऑफ टू टाइप्स, दो चीज़ों से मिलकर बना है, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब ड्यूरिंग कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, सेप्सिस होता है उसमें, तो सेप्सिस में ये होता है कि पूरे जितने भी नेट्स हैं ना वो सारे इन द ब्लड आ रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे ब्लड के अंदर होते हैं और ये सेप्सिस हुआ होता है, ठीक है, सेप्सिस। तो अब इस चीज़ के अंदर हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ है ना वो अपने ही डीएनए और हिस्टोन के थ्रू इनके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दीज टू चीज़ें एक्ट एज एंटीजेंस। ये डीएनए और हिस्टोन्स एक्ट एज अ न्यूक्लियर एंटीजेंस के तौर पे एक्ट करते हैं और अपनी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इनको कोई और एजेंट के तौर पे डायरेक्ट करती हैं और इनके खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं। समझ आइए कि जब इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, नेट्स बनते हैं, वो सारे ब्लड में बनते हैं, ब्लड में सेप्सिस हो रही होती है और ये पूरे फैल जाते हैं। अब क्रोमैटिन जो है वो दो चीज़ें मिलकर बना होता है, इसमें क्रोमैटिन ही बाहर आ रहा है ना, तो वो डीएनए और हिस्टोन्स हैं, ये दोनों चीज़ें एक्ट एज अ न्यूक्लियर एंटीजेंस और इनके खिलाफ अपनी बॉडी की एंटीबॉडीज़ जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। इसके एक एग्जांपल है ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, एसएलई है। उसमें भी यही होता है ना कि अपनी जो बॉडी है वो डीएनए के थ्रू डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। तो नेट का एक नुकसान ये भी है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ को इन्हें जनरेट करना है या ऑटो एंटीबॉडीज़ के अंदर इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बात हम आगे अब इसको आपको मैं डायग्राम बुक से भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ये चीज़ है बड़ी आपको आसान लगेगी। अभी जो रेड रेड इन्होंने बनाया हुआ है दिस इज़ द न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ये न्यूक्लियस है। ग्रीन इज़ द साइटोप्लाज्म, ये सारा ये भी सारा ऐसे ही है। और यहाँ पे अब ये नीचे वाली डायग्राम में क्या किया कि इस वाले सेल का यानी कि इस वाले न्यूट्रोफिल का सारा साइटोप्लाज्म वहीं का वहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल सारा बाहर निकल के ये देखें ये फिब्रिल नेटवर्क बन गया। और सेम इस तरह इस वाले न्यूट्रोफिल्स का भी यही काम हुआ है, यहाँ वाला ठीक है, यहाँ वाला ठीक है। अब इसका ये सारे नेट्स बन गए, ठीक है, नेट्स बनने से नज़र आ रहे हैं। अब ये है एक वो एग्जाम्पल जो आपको बता रहा था, इसके फंक्शन क्या है कि एक तो इसने एंटी माइक्रोबल एजेंट को वहाँ पर रखना है, दूसरा ऑर्गेनिज्म को वहीं पर रखना है। अब ये स्टेफ ऑरियस है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स हैं, इन्होंने ये देखे फंसे हुए हैं इन फिब्रिल नेटवर्क के अंदर, ठीक है, ये इसका रोल होता है। समझ आ गई ये डायग्राम आपको। अच्छा, अब आपने ये जो ल्यूकोसाइट मीडिएटेड टिश्यू इंजरी है ये करना नहीं है, छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, इसमें से कुछ भी ऐसी बात इंपॉर्टेंट नहीं है जो आती होती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है ल्यूकोसाइट टर्मिनेशन ऑफ द के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की अब हमने टर्मिनेशन कैसे करनी है। टर्मिनेशन तीन चीज़ों के थ्रू हो सकती है। आपको पता है न्यूट्रोफिल्स जो है ना ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दूसरे आपको जितने भी मीडिएटर्स आ रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन के वो भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो रहे थे ना मीडिएटर्स की वजह से, वो मीडिएटर्स खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स खत्म हो जाएंगे और इसका रिस्पॉन्स खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये 6 to 24 आवर्स के अंदर अंदर खास तौर पे न्यूट्रोफिल्स तो खत्म हो ही जाते हैं। उसके बाद एक्टिव टर्मिनेशन कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो। कोई भी इन्फ्लेमेशन जब स्टार्ट होती है ना वो साथ ही नेगेटिव सिग्नल्स भी शुरू कर देती है। उस नेगेटिव सिग्नल्स की वजह से एक्टिव टर्मिनेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। इसमें से एक उसने बताया हुआ है कि एराकिडोनिक एसिड का जो मेटाबोलाइट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपको पता था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ल्यूकोट्राइन्स हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। जब ल्यूकोट्राइन्स बनती हैं ना, ल्यूकोट्राइन्स जब बनती हैं वो इन्फ्लेमेशन आके करवाती हैं, और जो लाइपोक्सिन्स बनते हैं वो इन्फ्लेमेशन को आके ख़त्म करवाते हैं, ठीक है। तो इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी कि शुरू में ये ऊपर वाले बन रहे होंगे और बाद में नीचे वाले बनना शुरू हो जाएंगे, तो ये शिफ्टिंग हुई तो अपनी इन्फ्लेमेशन रुक गई। तीसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स कुछ निकलते हैं, इन्फ्लेमेशन के दौरान ही निकलना शुरू कर देते हैं। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू आता होता है इंटरल्यूकिन 10 इज़ द एंटी इन्फ्लेमेटरी। और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी कहीं ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, सॉरी नेक्रोसिस फैक्टर तो करवाता है ना, टिश्यू ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये भी ग्रोथ फैक्टर है, ये ग्रोथ करवाएगा, फाइब्रोसिस कराना शुरू कर देगा, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसके थ्रू अपनी इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, एक्टिव टर्मिनेशन मैकेनिज्म्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स। यहाँ पे हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन खत्म होती है। हमने सारे स्टेप्स पढ़ लिए अच्छे तरीके से, वास्कुलर रिस्पॉन्स सारा यानी कि पढ़ लिया, फेगोसाइटोसिस तक हमने बात करनी, ठीक है। कोई मसला हो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेशन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।